YouTube channel. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज़ ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस बताए। 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस। फर्स्ट है विजुअल स्पेशियल, लिंग्विस्टिक वर्बल, लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। और ये गार्डनर ने लिखा अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। सेकंड है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। एडवोकेटेड मतलब सपोर्टेड, तो वो थे जॉन डेवी, जॉन ड्यूई या जॉन डेवी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन वाज गिवन बाय। तो ये दिया था फ्रेडरिच फ्रोबेल ने, और ये एक जर्मन थे। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय। टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्परमैन ने। स्परमैन ने क्या बोला, 2 फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है जनरल फैक्टर, मतलब जो जनरल एक्टिविटीज़ सब कर पाते हैं वो होता है जी फैक्टर। और फिर एक होता है एस फैक्टर। एस फैक्टर मतलब स्पेशल एबिलिटीज़, जो सब नहीं कर सकते, जो स्पेशलाइज किए हैं किसी इंडिविजुअल ने। तो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्परमैन ने, और उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट वाज गिवन बाय। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी गिलफोर्ड ने। और गिलफोर्ड ने इंटेलेक्ट को 3 डायमेंशन में कैटेगराइज किया, कंटेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट। इनिशियली गिलफोर्ड ने 120 मेंटल एबिलिटीज़ बताई, बट अब हैं 150। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इवन पेवलोव ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। यह सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है थ्योरीज ऑफ लर्निंग वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। इन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्नड। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा देंगे तो भी बच्चे को पता है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न करता है बच्चा फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। पियाजेट स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। ये हैं पियाजेट की स्टेजेस। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर्स, और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक। और ये हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। इन्फेंसी होती है बर्थ से 18 मंथ्स। अर्ली चाइल्डहुड होता है बच्चे का 2 से 3 साल। प्री स्कूल 3 to 5 ईयर्स। स्कूल एज और प्री एडोलेसेंस 6 to 11 ईयर्स। एडोलेसेंस 11 to 18 ईयर्स। प्री और यंग एडल्टहुड 19 to 40 ईयर्स। मिडल एडल्टहुड 40 to 65, और मैच्योरिटी 65। तो ये आप क्वेश्चन से कंपेयर करके देख लो। ये हैं पियाजेट की स्टेजेस, और ये है इन्फेंसी, देखो बर्थ टू 18 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी इंक्लूड्स बॉबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो बॉबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था सोशल लर्निंग थ्योरी में, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इस पे भी मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो भी। बॉबो डॉल बेसिकली एक डॉल थी जिसको एडल्ट्स ने पंच मारे स्टूडेंट्स के सामने, फिर वो जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे जो थे, वो भी वही चीज़ रिपीट करने लगे बिहेवियर।
वो था सोशल लर्निंग थ्योरी में कि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी से देख के सीखते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज़, तो बिहेवियरिज्म के फादर हैं जे.बी. वॉटसन। और ये बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है जो मतलब बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी लर्निंग होती है वो इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई मिलने पे जो रिस्पॉन्स देता है इंडिविजुअल, उससे होती है। और कंडीशन कर सकते हैं हम किसी भी इंडिविजुअल को कुछ लर्न कराने के लिए। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए स्कूल ऑफ थॉट का, जिसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म वगैरह। तो वो पढ़ लेते हैं पहले ब्रीफली। स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होता है? जब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट सेम टाइप की थिंकिंग रखते हैं, सेम टाइप का मेथड यूज़ करते हैं और सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर और फादर थे विलियम वुंट, और फॉर्मली इस्टेब्लिश किया था इनके स्टूडेंट एडवर्ड वी टिश्नर ने। पर्पस ऑफ स्टडी है एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स पे फोकस किया, थिंकिंग, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। मेथड यूज़ किए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन होता है खुद के थॉट्स को समझना कि वो कैसे आ रहे हैं हमें। दे वर फर्स्ट टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए साइकोलॉजी के। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं विलियम वुंट, फाउंडेड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिप्जिग, जर्मनी। और सेकंड है एडवर्ड वी टिश्नर। सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था फंक्शनलिज्म। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है विलियम जेम्स, और पर्पस ऑफ स्टडी है स्टडी फंक्शनिंग ऑफ माइंड, हाउ एलिमेंट्स ऑफ माइंड वर्क टुगेदर। स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो कंपोनेंट्स ऑफ माइंड स्टडी कर रहे हैं, बट फंक्शनलिस्ट जो हैं वो ये कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर कैसे करते हैं वो स्टडी कर रहे हैं। इनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो ऑन गोइंग है और स्टेबल नहीं है। एक इंडिविजुअल का माइंड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में बिहेव कर सकता है। इसके इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं विलियम जेम्स, और इन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड है जॉन ड्यूई, जेम्स रोलैंड एंजल, स्टैनली हॉल एंड जेएम कैटल। थर्ड है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड, और इनका पर्पस ऑफ स्टडी है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इम्पल्सेस शेप एन इंडिविजुअल, कि जो अनकॉन्शियस में चीज़ें चलती हैं उससे ही इंडिविजुअल के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये साइको एनालिसिस के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनके मेथड्स हैं ड्रीम एनालिसिस एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। ड्रीम एनालिसिस मतलब जैसे जो सपने आते हैं उनका एनालिसिस करना। डिफाइंड आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये फ्रॉइड की थ्योरी में उन्होंने डिफाइन किए हैं आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। बिलीव डैट मच ऑफ आवर बिहेवियर इज़ गवर्न बाय हिडन मोटिव्स एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। वही है कि हिडन मोटिव्स और अनकॉन्शियस में जो चलता है उससे हमारा बिहेवियर गवर्न होता है, ऐसा ये साइको एनालिसिस वाले बोलते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने बुक लिखी है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सेकंड है एना फ्रॉइड, वो सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी। और ऑटो रैंक। फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म के फादर बोलते हैं वॉटसन को। बिहेवियरिस्ट फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लर्निंग इज डन बाय कंडीशनिंग थ्रू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि लर्निंग जो है वो मैकेनिकल वे में होती है, मतलब इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई मिलेगा उसके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देता है। बिलीव डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी कॉग्निटिव बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली, ये कॉग्निटिव थ्योरी के अगेंस्ट बोलते थे कि कॉग्निटिवली हम बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते हैं। बिहेवियरिस्ट का मानना है कि एक इंडिविजुअल को हमने कंडीशन करना है तो वो सीखेगा। टोटली फोकस्ड ऑन बिहेवियर कंडीशनिंग। दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इनकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी थी आपकी B.F. स्किनर ने,
और क्लासिकल कंडीशनिंग जो पेवलोव ने दी थी। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन, पेवलोव, B.F. स्किनर और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं मैक्स वर्दीमीर। इनका पर्पस ऑफ स्टडी है वी मस्ट लुक एट द होल एक्सपीरियंस, मतलब ये बोलते हैं कि ओवरऑल पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखना है। अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे तो वो सेंस नहीं बनेगी। इन्होंने इनसाइड थ्योरी दी और बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है, नॉट पार्ट बाय पार्ट। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं वोल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्दीमीर, कुर्ट कोफका। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक। फाउंडर हैं कार्ल रॉजर्स और फादर है अब्राहम मैस्लोव। पर्पस ऑफ स्टडी है गिव मोर वैल्यू टू ह्यूमंस, फोकस इज ऑन डेवलपिंग ह्यूमन एज फुली फंक्शनल बींग्स, मतलब इन्होंने ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस किया कि ह्यूमन अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है रैदर देन कि बाकी मेंटल प्रोसेसेस और फिजिकल कंडीशनिंग पे। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं अब्राहम मैस्लोव, कार्ल रॉजर्स और गॉर्डन एल्पोर्ट। लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म के फाउंडर हैं एडवर्ड टॉलमैन एंड जीन पियाजेट। पर्पस ऑफ स्टडी है टू स्टडी द रोल ऑफ मैंस हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, मीन्स मेंटल लेवल पे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं उसको स्टडी करना। फोकस इज ऑन मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जेरोमी ब्रूनर, जीन पियाजेट, रॉबर्ट मिल्स कैग्ने और मैरिना डेविड मेरिल इसके मेन साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं। तो यहाँ पर हमने जो मेन 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी इज़ नॉन फॉर लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए जानते हैं हम थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने ये टर्म कॉइन किया था लॉ ऑफ इफेक्ट। इनसाइड थ्योरी वॉज गिवन बाय, इनसाइड थ्योरी दी थी इन तीनों ने मिलके वॉल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका एंड मैक्स वर्थेमर। सो ऑल ऑफ द अबव। ये भी अगर आपने थ्योरीज ऑफ लर्निंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज। तो फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप होती है चाइल्डहुड में। ये क्वेश्चन है एरिक्सन की थ्योरी से। एरिक्सन की थ्योरी में उसने साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इन्वायरमेंट, डिज़ायर टू लर्न, टीचर, नन ऑफ द अबव। तो इन्वायरमेंट तो ज़रूरी है ही है, अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्बिंग होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। टीचर भी ज़रूरी है कि टीचर अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। और डिज़ायर टू लर्न, मतलब अगर आपकी अंदर से इच्छा ही नहीं है पढ़ने की तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, चाहे अच्छी इन्वायरमेंट हो चाहे टीचर हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? डिज़ायर टू लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स? हु इज़ एफिशिएंट इन हिज वर्क इज़ मेंटली हेल्दी। ये तो सही है। ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉजेज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, तो ये भी सही है। टू मच कंपटीशन इन स्कूल्स कॉजेज बेटर मेंटल हेल्थ, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है द टीचर हु फील्स इनसिक्योर इज़ हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है कि ज़्यादा कंपटीशन होगा तो बेटर मेंटल हेल्थ कहाँ से होगी, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा स्टूडेंट के ऊपर। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो ये थ्योरी दी थी लेव विगोट्स्की ने। इस थ्योरी में बताया गया है कि सोसाइटी से इंडिविजुअल अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन और उससे अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। हेयर ट्राइपोलर इंक्लूड्स टीचर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट टीचर एंड स्टूडेंट्स, लाइफ लॉन्ग कॉन्टीन्यूस एंड डायनेमिक। तो इसमें ट्राइपोलर का मतलब है कंटेंट टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब टीचर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे।
ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशन साइकोलॉजी इज़, ये अभी मैंने आपको वो पढ़ाया स्कूल्स ऑफ थॉट, तो उसमें पढ़ा था कि फर्स्ट स्कूल कौन सा है, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में जो मेथड यूज़ हुआ था वो कौन सा था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशन साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, तो ये भी हमने पढ़ा स्कूल्स ऑफ थॉट में। साइको एनालिसिस के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, शेपिंग के आगे आएगा बिहेवियर। फ्रॉइड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग बिहेवियर, तो फ्रॉइड ने एम्फसाइज किया अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को। ये चीज़ भी अभी मैंने आपको बताई स्कूल्स ऑफ थॉट में। विच एनिमल वॉज एक्सपेरिमेंटेड अपॉन इन इनसाइट थ्योरी, तो इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और मैक्स वर्दीमीर ने। तो उसमें उन्होंने जो यूज़ किया था एक एनिमल, वो था चिंपैंजी। ये भी आपको डिटेल में देखना है तो आप थ्योरीज ऑफ लर्निंग वाली वीडियो में देख सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चिंपैंजी इन इनसाइट थ्योरी, तो उसका नाम था सुल्तान। डॉग ट्रेनिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ, तो डॉग यूज़ किया था आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पैवलोव ने, और वो डॉग ट्रेनिंग पे बेस्ड है थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर सी। Most human behavior can be easily explained, has multiple causes, stems from unconscious desires, depends upon social influence। तो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर मतलब ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि कोई क्यों बिहेव कर रहा है ऐसे, तो हैज़ मल्टीपल कॉजेस। साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, तो साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, हु सेड दीज वर्ड्स, जीन पियाजेट, स्टेनली हॉल, डोरोथी असाइनर्स या B.F. स्किनर, तो ये बोला था स्टेनली हॉल ने। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब जैसे टीनेजर्स को, एडोलेसेंस क्या होता है, टीनेजर्स को काफ़ी गुस्सा आता है, तो उसके लिए बोला है स्टॉर्म, और स्ट्रेस तो वो लेते ही हैं टीनेज में। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय, तो ये बोला है विलियम जेम्स ने। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु डिफाइंड इट, एन.एल. गेग, एडमंड एमिडन, H.C. मॉरिसन या नेड ए फ्लैंडर्स, तो ये बोला है एडमंड एमिडन ने। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आर क्रिएटेड बाय ईगो, और ये फ्रॉइड की डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे फ्रॉइड ने 10 अपनी डॉटर के साथ मिलके, उनकी डॉटर थी एना फ्रॉइड। तो ब्रीफली पढ़ लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय फ्रॉइड। जब भी कोई ऐसी थॉट्स या फीलिंग्स आए जिनकी वजह से आपके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, जैसे अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप किसी के ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो ही वो शांत होगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, या तो आप गालियाँ निकालेंगे किसी को या गुस्सा उसके ऊपर निकालेंगे, तो आपका गुस्सा शांत होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी आएगी। या फिर जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बट वो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि अगर उसको वो सीरियसली लेगा तो वो स्मोकिंग कर ही नहीं पाएगा।
तो ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए अनकॉन्शियसली हमारे अंदर से साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, और उसे फ्रूड ने बोला डिफेंस मैकेनिज़म्स। और उनकी डॉटर एना फ्रूड, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इनको इलेबोरेट किया। फ्रूड के 10 डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। फर्स्ट है डिनायल। डिनायल मतलब ब्लॉकिंग एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस इफ सम सिचुएशंस आर टू मच टू हैंडल, अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सपीरियंस इट। मतलब अगर कोई सिचुएशंस को देख के अंदर अनसर्टेनिटी हो रही है तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट अगर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे ही अपने माइंड में लेके चले कि मैंने कर ली है प्रेपरेशन, मतलब काफ़ी है, अच्छा होगा मेरा एग्ज़ाम, ये सब बोल के इग्नोर कर देगा अगर अच्छे से उसने प्रेपरेशन की भी नहीं है। वैसे स्मोकर भी, अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई स्मोकिंग करे तो वार्निंग को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर वो वार्निंग सीरियसली लेने लगेगा तो वो स्मोकिंग नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं डिनायल। ये है फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बाय फ्रूड। सेकंड है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। जैसे कोई पास्ट का इवेंट रहा हो जो काफ़ी ट्रोमेटिक था, मतलब आपके अंदर काफ़ी डर बैठा हुआ उस चीज़ का, तो आप उसको दोबारा से रिकॉल करना नहीं चाहेंगे, आप उसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब उसको फॉरगेट करना चाहेंगे, भुलाना चाहेंगे। एग्जाम्पल, अ पर्सन सफर्ड अ डेडली अटैक और एक्सीडेंट, किडनैपिंग एक्सेट्रा, डेथ ऑफ समवन वेरी क्लोज। वही है कि पास्ट का कोई इवेंट जो आपको दर्द दे वो आप वापस रिकॉल नहीं करना चाहेंगे, तो उसको आप भूलने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। थर्ड है प्रोजेक्शन। इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूटिंग देयर ओन एक्सेप्टेबल थॉट्स एंड मोटिव्स टू अदर पर्सन। मतलब अगर कोई थॉट्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। जैसे फॉर एग्जांपल, शी डजंट टॉक टू हिम बिकॉज शी हेट्स हिम फॉर नो रीज़न। कोई लड़की किसी से बात नहीं करती है क्योंकि वो किसी को हेट कर रही है बिना रीज़न के, बट कोई अगर उसको पूछेगा कि आप उससे बात क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलेगी कि क्योंकि वो मेरे को हेट करता है इसलिए मैं उससे बात नहीं करती। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मतलब जो खुद के थॉट्स हैं वो दूसरे पे बोल देना कि ये वैसा है। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स वन पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑन टू अनदर पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। जैसे गुस्सा कहीं का निकाल कहीं रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे एंग्री विद बॉस इन द ऑफिस बट येल्स एट वाइफ, कि बॉस से डांट पड़ी होगी ऑफिस में तो घर पे आके अपनी वाइफ पे चिल्ला रहे हैं। टीचर हैड अ फाइट विद हस्बैंड सो शी शाउट्स एट स्टूडेंट्स। जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचर्स घर से ही गुस्से में आते हैं और स्कूल में स्टूडेंट्स को आके डांटने लग पड़ते हैं, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, कि कहीं की फीलिंग कहीं निकालना जाके। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिटर्निंग टू अ प्रीवियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जिस स्टेज पे आप हैं इस टाइम लाइफ में, अगर आप एडल्ट हैं तो आप बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, टीनेजर की तरह बिहेव करेंगे, अगर आप बच्चे हैं तो आप और छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट हैज़ अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन स्टक इन ट्रैफिक। मतलब एडल्ट है तो उसको मैच्योर होना चाहिए कि अब ट्रैफिक जैम लगा है तो ये थोड़ी देर में ही खुलेगा, बट ज़रा सा ट्रैफिक जैम लग जाए तो एडल्ट क्या है, वो टीनेजर की तरह एग्रेसिव होने लग पड़ते हैं, चिल्लाने लग पड़ते हैं कि क्यों लगा है ये वो। तो वो है रिग्रेशन, मतलब रिटर्निंग टू अ प्रीवियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वैसे सेकंड एग्जांपल है 5 to 10 ईयर चाइल्ड मे पी इन बेड व्हेन इन स्ट्रेस और अफ्रेड। मतलब अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो वो बेड में सुसु वगैरह कर देगा अगर उसको डर लगता है किसी चीज़ से। सिक्स्थ डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ट्रांसफॉर्मिंग अनअक्सेप्टेबल थॉट्स और नीड इनटू एक्सेप्टेबल एक्शंस। मतलब कि ये आपको गुस्सा आया पर आपने कुछ उससे प्रोडक्टिव करने की कोशिश की जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, मतलब आपने कुछ गलत काम नहीं किया, आपने कोई भी इमोशन अपना चैनलाइज कर दिया पॉजिटिव वे में, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, जैसे युवराज ने 6 छक्के मार दिए थे, वो बॉलर से आर्ग्यूमेंट हो गया था उनका, तो उन्होंने गुस्से में आके पॉजिटिव वे में उन रिकॉर्ड ही बना दिया 6 सिक्सेस का। ऐसे जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो जिम ज्वाइन कर लेता है, उसको पॉजिटिव वे में उन थॉट्स को, उन इमोशंस को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। यूजिंग एक्सक्यूजेस टू एक्सप्लेन अवे सर्कमस्टांसेस। मतलब बहाने बनाना किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। जैसे बच्चा बोल रहा है कि मैं अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ट्रिकी आए थे, बट अगर उसने प्रेपरेशन अच्छे से की होती तो वो ट्रिकी क्वेश्चन भी उसको ईजी लगते, तो वो है बहाने मारना, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। कि किसी भी सर्कमस्टांस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक्सक्यूजेस देना, उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन।
एट्थ डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन, बिलीविंग द अपोजिट, बिहेविंग इन अ मैनर और एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग अपोजिट टू वंस ट्रू फीलिंग्स। मतलब कि जैसा आपको फील हो रहा है वैसे उससे अपोजिट बोलना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वुमन नोज दैट अदर पर्सन इज बेटर देन हर इन सम टर्म्स एंड इज इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, स्टिल शी विल से ही इज़ नॉट गुड एंड शी मे प्रिटेंड इन हर माइंड दैट शी हेट्स हिम। मतलब भले ही वो किसी की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड है पर वो जान के अपने दिमाग में लेके चलेगी, क्योंकि मे बी शी इज़ जेलस या कुछ, तो वो दिमाग में लेके चलेगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती, वो अच्छा नहीं है। बल्कि उसे पता है कि उसकी पर्सनैलिटी में से बेटर है और वो उसकी इम्प्रेस्ड भी है मतलब पर्सनैलिटी से। उसको बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब बिलीविंग द अपोजिट, जैसा आप फील कर रहे हो उससे अलग अपने माइंडसेट में लेके चलना कि नहीं नहीं मैं तो ये मानता हूँ। नाइन्थ इज़ इंट्रोजेक्शन, टेकिंग ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ अदर्स विदाउट थॉट और एग्जामिनेशन। मतलब कि किसी और के ओपिनियंस खुद के बना लेना अनकॉन्शियसली। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मोस्टली चिल्ड्रन रिलेट देयर लाइकिंग्स अबाउट थिंग्स टू देयर लव्ड सिबलिंग्स। जैसे उनका कोई कज़न वगैरह अगर वो बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, तो बच्चे भी अपना ओपिनियन चेंज करने लग पड़ेंगे, हाँ मेरे को भी यही चीज़ पसंद है। वैसे ही अ पर्सन में टेक पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ अ फेमस एडमायर्ड एक्टर, कि कोई एक्टर उनको पसंद है, अगर उसके कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ हैं तो वो पर्सन भी बोलेगा कि हाँ हाँ ये वाला पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छा है। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर, अनकॉन्शियस अडेप्टेशन ऑफ आइडियाज ऑफ नॉट जनरल और पॉजिटिव ट्रेट्स बट ऑफ नेगेटिव और फेयर ट्रेट्स। मतलब कि आप दूसरे के जो भी आइडियाज़ हैं वो अडेप्ट करने लग पड़ते हो अनकॉन्शियसली, पॉजिटिव वाले नहीं, नेगेटिव वाले जिनसे आप डरते हो वो आप अडेप्ट करने लग पड़ते हो। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समवन यू कॉन्कर दैट फेयर बाय बिकमिंग लाइक दैम। मतलब आपकी क्लास में जैसे अगर कोई बच्चा है वो सबकी बेइज्जती करता है, तो आप क्या करेंगे, आपको डर लगता है कि वो आपकी बेइज्जती ना करे, तो आप उसके ही ट्रेड्स वैसे ही अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप भी बाकी की बेइज्जती करने लग पड़ेंगे, उसके साथ टीम अप कर देंगे। ये चीज़ अनकॉन्शियसली हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। तो ये थे 10 डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय फ्रॉइड। क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट कम्स बैक होम आफ्टर हैविंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर starts quarreling with his siblings on any pretext, this is called displacement, regression, aggression, all of the above। तो मतलब क्या है, टीचर से डांट खाने के बाद स्टूडेंट घर आया और अपने भाई बहनों के साथ लड़ने लग पड़ा किसी भी रीज़न के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय फ्रॉइड, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना। रिग्रेशन क्या होता है, प्रीवियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे जाना, और एग्रेशन मतलब गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी होंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब टीचर से मार खाया तो वहाँ पे गुस्सा निकाल रहे हैं, रिग्रेशन मतलब बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, और एग्रेशन गुस्सा तो वो है ही है। सो ऑप्शन नंबर डी। विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, हिस्टोरिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो उनकी हम पहले करेंगे केस स्टडी कि क्या रीज़न्स हैं कि ये पढ़ नहीं पा रहा है, तो उनको पढ़ाएंगे हम केस स्टडी मेथड से। फार्मूला फॉर IQ इज़ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, बायोलॉजिकल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100, या मेंटल एज अपॉन 250 इंटू 100। तो ये है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इन दो का तो मतलब ही नहीं बनता है, बट इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। इन दो फार्मूलाज को ध्यान से देखो, तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इसमें दिए। मेंटल एज होती है कि दिमागी तौर पे बच्चा कितना डेवलप हुआ है, और क्रोनोलॉजिकल एज होती है हमारी फिजिकल एज। तो अगर बंदे की मेंटल एज ज़्यादा है और क्रोनोलॉजिकल एज तो वही होगी ना जितने साल का है वो, तो क्रोनोलॉजिकल एज तो वही होगी। मेंटल एज मतलब इस पूरी इक्वेशन को डिफ़ाइन कर रही है कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। अगर मेंटल एज ज़्यादा है, ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। मेंटल एज अगर ज़्यादा है तो IQ का जो आंसर आएगा वो इस फार्मूला से ज़्यादा आएगा ना। अगर इस फार्मूला में मेंटल एज हम ज़्यादा पुट कर देंगे तो IQ कम नहीं आ जाएगा, तो मेंटल एज जिसकी ज़्यादा होगी उसका IQ तो ज़्यादा ही होगा।
तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। IQ ऑफ माइल्डली गिफ्टेड चाइल्ड इज, तो माइल्डली गिफ्टेड होता है मतलब थोड़ा सा गिफ्टेड, उसका IQ होगा 115 टू 130। 90 टू 109 होता है नॉर्मल का, और 130 टू 145 होता है मॉडरेटली गिफ्टेड, मॉडरेटली। और 145 से 160 होता है हाईली गिफ्टेड, हाईली गिफ्टेड। और चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का IQ होगा लेस देन 70। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। डिसलेक्सिया बोलते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी को, जिसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया ट्रबल राइटिंग, मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रैक्सिया मोटर कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बनाने में अपने जो मोटर रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, डिस्प्रैक्सिया। और डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो है डिसकैलकुलिया। ये हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिसेबिलिटी क्या होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेस, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक से असेस करते हैं पर्सनैलिटी को। और ये टेस्ट डिज़ाइन होते हैं सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को रिवील करने में, जो अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट कर रही है माइंड में। इवेल्युएशन इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या नन ऑफ द अबव। तो इवेल्युएशन दोनों ही होती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है जैसे आपको कोई कमेंट्स दिए किसी चीज़ पे, जैसे आपने कोई चीज़ परफॉर्म की या टेस्ट दिया तो उसके ऊपर कमेंट्स दिए कि हम आपने बेटा ये चीज़ थोड़ी कम की, ये ज़्यादा कर दी, तो वो कमेंट्स को बोलेंगे क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव होता है मार्क्स, जो आपको मार्क्स आएंगे वो होता है क्वांटिटेटिव। तो इवैल्यूएशन दोनों ही होती है, क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is used to assess the child during ongoing learning process with motive of improving him her? Formative assessment, summative assessment, quantitative evaluation, qualitative evaluation. So option number A, formative assessment. फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जब बच्चा कोई लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हो। समेटिव असेसमेंट होती है हमारी एग्जामिनेशंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आपने स्कूल टाइम में की होंगी FA1 एक्टिविटी, FA2 एक्टिविटी, तो वो होती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। उनका मेन काम होता है कि बच्चे की लर्निंग एनालाइज करना कि कितना वो पढ़ रहा है। समेटिव असेसमेंट SA1 SA2 पेपर जो देते हैं वो होती है बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है वो चेक करने के लिए। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल or receiving instructions without reinforcement is called social learning। ये मॉडल को देख के लर्न करने वाली चीज़ बताई थी सोशल लर्निंग थ्योरी में मैंने। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड थिंग्स, इमोशंस एंड बिलीफ्स, परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड एंड बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ द मास्टर इमोशन? मास्टर इमोशन बोला गया फेयर या शेम को। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग या टीचिंग मेथड्स। तो ये ह्यूमन लर्निंग। एन असेसमेंट थ्रू विच वी कैन कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट इज़ कॉल्ड। मतलब अगर कोई असेसमेंट हम कर रहे हैं और हमें एक ही रिज़ल्ट मिल रहा है एक स्टूडेंट से बार बार, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनवैलिड, वैलिड, रिलायबल या अनरिलायबल। अब बार बार सेम ही रिज़ल्ट दे रही है मतलब वो ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम रिलायबल। अ सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेसेस
that underlie all learning and performance is known as। तो मेंटल प्रोसेसेस में चेंजेस जो आते हैं उसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले एग्रेसिवनेस, नेगेटिविटी, इमेच्योरिटी या डिफेंसिवनेस। तो एग्रेसिवनेस, अगर किसी चाइल्ड को ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं पेरेंट्स, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसको गुस्सा आएगा, एग्रेसिव हो जाएगा वो। विच वन इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स? इमोशंस, बॉडी, ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इमोशंस, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे तो बाकी सब भी इफ़ेक्ट होता है। In which of the following designs it is not necessary to have two different individuals or groups of subjects for experiments? तो ये the control test और single group design। In an experiment, the group which receives no treatment is called no group, substitute group, control group या secondary group। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से एक ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे पे नहीं करते हैं। दूसरे पे क्यों नहीं करते हैं? ताकि हम देख सकें कि जिन बच्चों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसमें हम जो एक्सपेरिमेंट किए जिन बच्चों पे उनको भी डालेंगे और जिन पे नहीं किया उनको भी डालेंगे। तो जिस ग्रुप पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बताया था मैंने सोशल लर्निंग थ्योरी वाली वीडियो में। वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, नोइंग मैनी फैक्ट्स, गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मेंटली स्टैंडिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, नोइंग मैनी फैक्ट्स, अगर ज़्यादा फैक्ट्स पता हैं तो उसको हम इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते हैं। अगर उसको फैक्चुअल नॉलेज ही और बाकी उसका दिमाग उतना तेज़ काम नहीं करता है तो उसको हम इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हैं। और गुड ग्रेड्स इन स्कूल, अब स्कूल में बच्चे कुछ होते हैं जो समझते कम है, क्रैम ज़्यादा करते हैं, तो वो उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट उनको हम इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड डिल्यूजन डिनोट्स बिहेवियर दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, feelings that have no reality, thoughts or beliefs having no reality, all of these। तो delusion का मतलब है thoughts or beliefs that have no reality। We can relate intelligence with thinking patterns, perception, learning, motivation। So option number A, thinking patterns। The component of an attitude which deals with doing or at behavior level is known as। तो behavior level पे जो component है उसको बोलते हैं cognitive। Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning। This statement was given by, तो ये statement दी है B.F. स्किनर ने। Which of the following statement is not related to the nature of education psychology? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से इनमें से कौन से रिलेट नहीं कर रहा है? इट इज़ अ सोशल साइंस, ये तो है ही, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया एमसीक्यूज़ में। इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं तो बिहेवियरल साइंस भी है। इट इज़ अ नेचुरल साइंस, इसको नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। और नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? जिसमें नॉर्म्स मीन्स कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टिकुलर फॉलो होते हैं। तो साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं साइकोलॉजी को, कॉग्निटिविस्ट जो हैं वो कॉग्निटिव के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। तो इसमें फ्रीली कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी थ्योरीज बना सकते हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मैथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? ऑब्जर्वेशनल मैथड, एक्सपेरिमेंटल मैथड, सर्वे मैथड या केस स्टडी मैथड? तो बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मैथड प्रेफर करते हैं,
क्योंकि आपने देखा बिहेवियरिस्ट जैसे इवन पैवलोव, B.F. स्किनर, इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर ये बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करके जो इंडिविजुअल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देगा उससे उसकी कंडीशनिंग होगी, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड। मोटिव्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, यूज टू डिफाइन बिहेवियर, यूज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, अंडरस्टूड फ्रॉम बिहेवियर। तो इसका है यूज टू डिफाइन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो कोई कैसे बिहेव कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर कोई गुस्से से आपको बोल रहा है तो आपने कुछ गलत किया होगा तभी बोल रहा है। तो मोटिव्स मीन्स उसका मोटिव क्या है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे आपको डांट पड़ रही है तो उसका मोटिव क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करें। तो मोटिव्स कैन बी यूज टू डिफाइन बिहेवियर। हु वॉज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? विलियम जेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट? पैवलोव, पैवलोव तो बिहेवियरिस्ट थे। कोहलर, कोहलर ने इंसाइट थ्योरी दी थी तो कोहलर। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक भी बिहेवियरिस्ट थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। और स्किनर, स्किनर भी बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने दी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बाकी तीन तो बिहेवियरिस्ट हैं, तो बचे कोहलर। और कोहलर को कॉग्निटिविस्ट बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंसाइट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बर्ट बंडूरा गेव विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? तो एल्बर्ट बंडूरा ने थ्योरी दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। विच थ्योरी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच? अब बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है वो बोलते हैं कि मैकेनिकली इंडिविजुअल सीखता है, एनवायरनमेंट से जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है उससे वो सीखता है, बिहेवियर लेवल पे ही सीखता है। मतलब ये बोलते हैं कॉग्निटिव लेवल पे नहीं सीखता है दिमागी तौर पर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दिमाग से होती है डेवलपमेंट। तो कौन सी थ्योरी है जो इन दोनों के बीच में ब्रिज एक्ट करती है, जो दोनों को साथ में लेके चलती है कि बिहेवियर से भी इंडिविजुअल सीखता है और मेंटल लेवल से भी सीखता है? तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी? तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी तो कॉग्निटिव को ही बोलेगी कि कॉग्निटिव अप्रोच को ही सपोर्ट करेगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये थॉर्नडाइक ने दी थी और ये बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिज्म के अंडर आती है। सो ऑप्शन नंबर बी सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, उसमें बॉबरडॉल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था और ये ब्रिज बिहेव करती है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव अप्रोच के बीच में। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म, और उसी में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके फाउंडर हैं विलियम वुंड। सो विलियम वुंड इज़ नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। Which of the following is an example of the negative attitude towards people? Stereotype, prototype, prejudice, discrimination. Stereotype होता है किसी भी चीज़ के लिए पहले से बना हुआ आइडिया जो वाइडली एक्सेप्टेड हो। जैसे स्टीरियोटाइप हो सकता है कि इस जगह के लोग इस जगह के लोग से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वैसा हो, सभी लोग ही अच्छे हों उस जगह के, तो वो है स्टीरियोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मीन्स डेमो, किसी भी चीज़ का डेमो वर्जन निकाला जाता है पहले तो उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस होता है पहले से ही जज करना किसी चीज़ को, किसी बंदे के बारे में पहले से ओपिनियन बना लेना कि ये तो ऐसा ही है, विदाउट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स, कि आपने कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे बात नहीं की, पर आप पहले ओपिनियन बना ले रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट करना बिटवीन कोई भी दो चीज़ें, तो ये हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब। जैसे गुड और बैड के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने आना चाहिए, तो उसमें क्या है डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग पॉजिटिव ही है, बट मैक्सिमम लोग डिस्क्रिमिनेशन ही करके आ जाएंगे। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीजुडाइस इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। From the list of below options, which does not contribute in memory? Some rest after learning, goal behind learning, gender, interesting learning material.
तो सम रेस्ट आफ्टर लर्निंग तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, दिमाग आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। गोल बिहाइंड लर्निंग, अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप कैसे लर्निंग मतलब इफेक्टिव होगी, आपकी मेमोरी में रहेगी। इंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑप्शन नंबर सी, जेंडर का कोई रोल नहीं है मेमोरी में। लड़कियां भी अच्छे से याद कर सकती हैं और लड़के भी अच्छे से ही पढ़ाई कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल ऑफन रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशंस। इन साइकोलॉजी इट इज़ रेफर टू एज नेटिविज्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स, कॉमन सेंस। तो साइकोलॉजी में इसको ही बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग वे से रिएक्ट करें, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, प्लेटो, ब्रूनर। तो ये हैं एरिस्टोटल। इन्होंने बोला कि नॉलेज जो है वो लर्निंग और एक्सपीरियंस से मिलता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिलीफ दैट माइंड इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम बॉडी? कि माइंड बॉडी से डिफरेंट है, तो ये बिलीफ है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर री एनफोर्समेंट? तो री एनफोर्समेंट क्या होती है? जैसे कोई अच्छा काम कोई करेगा उसको प्राइज़ मिल रहा है, या कुछ जैसे बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम एक चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफ़ी दे सकते हैं, तो वो होती है री एनफोर्समेंट। उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिवॉर्ड, कंडीशन, रिस्पॉन्स या पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए। People lost their touch with reality when they are dash. Psychopathic, psychotic, maniac, neurotic. So psychotic, ऑप्शन नंबर बी। साइकोटिक क्या होता है? जैसे ड्रग्स वगैरह अगर किसी ने ले लिए हैं तो हेलुसिनेशन वगैरह हो जाएगी उसको, तो उस बंदे को हम बोलेंगे साइकोटिक, जिन्होंने रियलिटी से टच खो दिया है कि रियल में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। The term used to refer the first 2 weeks of life is the neonatal stage. The process of using psychological methods by a trained psychologist for helping people with psychological problems is called as। तो जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जब साइकोलॉजिस्ट अपने साइकोलॉजिकल मेथड्स से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइकोथेरेपी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द साइकोसोशल डोमेन? जजमेंट, स्टाइल ऑफ बिहेविंग, मेमोरी, मोटर स्किल्स। सो ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल ऑफ बिहेविंग। The term used for describing a child's one-word utterness is। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटे छोटे वर्ड्स अटर करता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? होलो फ्रेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस? तो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है सेरिबेलम। हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी? तो ये मैंने आपको बताया था स्कूल्स ऑफ थॉट में। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म जो थे उन्होंने लिखी थी, वो कौन है? बताओ जल्दी। विलियम जेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोएम? पोएम को मेमोराइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? सीरियल मेमोराइजिंग, सिंटैक्टिक मेमोराइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। इफ अ स्टूडेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस हार्ड विद enjoyment एंड इंटरेस्ट, it is known as cognitive engagement, healthy engagement, behavioral engagement या emotional engagement।
तो ये है इमोशनल एंगेजमेंट। हु इज़ द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी? चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम वुंड या नन ऑफ द अबव? तो साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइको एनालिसिस सेम ही चीज़ है, तो उसके फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। स्टडी ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज द, इसको बोलते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजी? तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं एल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन गेव विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? तो साइको एनालिसिस दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी स्किनर ने, और डिफेंस मैकेनिज्म ये भी फ्रॉइड ने दिया था। तो बची कौन सी? साइको सोशल थ्योरी। तो एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी। हम ब्रीफली एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने जॉन एरिक्सन के साथ मिलकर 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दी। हर स्टेज में एक साइको सोशल क्राइसिस रहता है, जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्सेस से ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, अंडर 1 ईयर। इसमें साइको सोशल क्राइसिस होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है, कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड? अगर वो स्टेज में वर्ल्ड को ट्रस्ट कर रहा है तो फ्यूचर में भी ट्रस्ट कर पाएगा, और अगर ट्रस्ट करके उसको फेयर का एक्सपीरियंस होता है तो फ्यूचर में भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, मदर, मतलब जो मेन रोल प्ले करता है आपकी डेवलपमेंट में, तो इस स्टेज पे होती है मदर। सेकंड स्टेज है टोडलरहुड। टोडलरहुड मतलब 1 to 2 ईयर्स। इसमें साइको सोशल क्राइसिस होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट। इसमें बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तो इसमें क्वेश्चन होता है, इज़ इट ओके टू बी मी? कि जैसा मैं हूँ ठीक हूँ। इसमें बच्चा खुद को डिस्कवर करता है। अगर वो खुद को डिस्कवर करने के लिए उसको अलाउ किया जाता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और अगर नहीं तो उसके अंदर आ जाता है शेम और सेल्फ डाउट। जैसे कोई बच्चा डांस वगैरह कर रहा है तो अगर उसको प्रेज़ किया जाता है कि हाँ अच्छा कर रहे हो आप, तो वो करेगा, वरना उसके अंदर शेम और डाउट आ जाएगा कि मैं शायद अच्छा नहीं हूँ। इस स्टेज पे जो की रोल डेवलपमेंट में प्ले करते हैं वो हैं पेरेंट्स। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, 3 to 6 ईयर्स। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें बच्चा इनिशिएटिव लेता है, और अगर उसको प्रेज़ किया जाता है तो वो पॉजिटिव वे में उसमें डेवलप करेगा, वरना उसमें गिल्ट आएगा। अगर उसको एनकरेज किया जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, और अगर उसको एनकरेज नहीं किया जाता है तो वो वापस छोड़ देगा वो चीज़ें करने, अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेज है लेट चाइल्डहुड, 7 to 10 ईयर्स। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इस स्टेज में हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि हम बाकियों से डिफरेंट हैं, बट अगर हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलती है टीचर्स से तो हम हार्ड वर्किंग होंगे। इंडस्ट्री का मतलब है हार्ड वर्किंग, और इन्फीरियरिटी मतलब खुद को कम देखना। कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स? कि मेरा जो इंटरेस्ट है मैं परस्यू कर पा रहा हूँ। अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो हार्ड वर्किंग होगा। इंडस्ट्री मतलब हार्ड वर्किंग, नहीं तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और इस स्टेज में नेबर्स और स्कूल मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस, 11 to 19 ईयर्स। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। हु एम आई, हु कैन आई बी? मतलब मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस स्टेज पे बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि मेरे काफ़ी रोल्स हैं सोसाइटी में, जैसे मैं किसी के लिए फ्रेंड हूँ, किसी का स्टूडेंट हूँ, चाइल्ड हूँ, और एक सिटीज़न भी हूँ। इसमें बच्चों को आइडेंटिटी मतलब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी भी पता चलती है, और रोल कन्फ्यूजन भी होता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है लाइफ में। और इस स्टेज पे मेन रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में पेयर्स और रोल मॉडल। पेयर्स मतलब जो आपके आसपास दूसरे बच्चे होते हैं, और दूसरा रोल मॉडल। रोल मॉडल मतलब आपने किसी को आप एडमायर करते हो,
कोई बड़ी पर्सनैलिटी को उसको फॉलो करते हो, तो वो भी रोल प्ले करता है इस स्टेज में डेवलपमेंट में। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें इंडिविजुअल को डाउट होता है कि कैन आई यूनाइट माई सेल्फ विद अनदर पर्सन, कि मैं कैपेबल हूँ क्या रिलेशनशिप्स वगैरह बनाने में। अगर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में सक्सेसफुल रहता है तो वी आर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, कॉन्फिडेंस भी आता है और हैप्पीनेस भी मिलती है। अगर नहीं बना पाते हैं रिलेशनशिप्स तो हम आइसोलेटेड और लोनली फील करते हैं। इस स्टेज में हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स रोल प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट स्टेज है मिडल एडल्टहुड, 45 ईयर्स से 64 ईयर्स, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी मीन्स कि मैंने कुछ जनरेट किया क्या अपनी लाइफ में, और स्टैग्नेशन मीन्स लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फीलिंग। मतलब इस स्टेज में क्वेश्चन होता है कैन आई मेक माई लाइफ काउंट, कि मैं इस ज़िंदगी में आया तो मैंने कुछ काम किया क्या। अगर हम इस स्टेज पे अगली जनरेशन लीड कर पाते हैं तो हम खुश होते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो हम स्टैग्नेशन फील करते हैं, मीन्स कि मैंने कुछ किया नहीं। और इस स्टेज में हमारा रोल प्ले करते हैं हाउस होल्ड और वर्कमेट्स, जो हम काम पे जाते हैं वो लोग, और जो घर में जो लोग हैं वो हमारी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं इस स्टेज पे। लास्ट स्टेज है लेट एडल्टहुड, 65 एंड अबव, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। इस एज में हम बूढ़े हो गए होते हैं और हम अपनी लाइफ पे वापस देखते हैं कि क्या मैं कुछ कर पाया। अगर हमने कुछ किया होता है तो हमारे अंदर से इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है, और अगर नहीं तो डिसअपेयर की फीलिंग आती है, होपलेसनेस की। मतलब अब तो पूरी लाइफ बीत गई, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसमें क्वेश्चन पूछता है इज़ इट ओके टू हैव बीन मी, कि क्या मैं अच्छा परफॉर्म किया पूरी लाइफ। और इसमें इंसान ह्यूमन काइंड के बारे में सोचता है। तो ये थे 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। Which of the following skills is associated with emotional intelligence? Memorizing, motor processing, envisaging, empathizing। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ क्या रिलेटेड है? मेमोराइजिंग तो पढ़ना हो जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का उसमें कोई लेना देना नहीं। मोटर प्रोसेसिंग, मोटर एक्टिविटीज़, उसमें इमोशंस का कोई लेना देना नहीं। एम्वाइसेजिंग और एम्पैथाइजिंग। एनवाइसेजिंग क्या होता है? एनवाइसेजिंग होता है कि फ्यूचर का कुछ प्रेडिक्ट करना कि ये इवेंट्स हो सकते हैं। और एम्पैथाइजिंग होता है दूसरों की फीलिंग्स समझना, या फिर दूसरों की फीलिंग्स शेयर करना। मतलब दूसरे शेयर करेंगे तो आप सुन रहे हैं, तो एम्पैथाइजिंग उसको बोलते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है एम्पैथाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी। In the context of cognitive and language development, who said thought comes first, then language? जीन पियाजेट, ब्रूनर, B.F. स्किनर, लेव विगोट्स्की। तो पियाजेट ने अपनी थ्योरी में भी बोला है कि पहले इंडिविजुअल जो बच्चा जो है वो सोचता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो जीन पियाजेट, ऑप्शन नंबर ए। Jean Piaget said that thought comes first, then language. Jean Piaget was a constructivist theorist. He said that the child learns by doing himself. आप बोलेंगे कि जीन पियाजेट कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं थे, ये थे कॉग्निटिविस्ट, तो ये दोनों ही थे। Piaget said that language doesn't have a direct influence on the cognitive development of the child, but said that language will develop once the cognitive development will take place. कि cognitive development हो जाएगी तो लैंग्वेज भी सीख जाएगा बच्चा। Piaget has given 4 factors that influence the child's cognitive development. ये 4 फैक्टर्स दिए थे पियाजेट ने, ये आपने ध्यान में रखने हैं। मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी एंड इक्विलिब्रियम। ये क्यों ध्यान में रखने हैं? क्योंकि एमसीक्यूज़ में ऐसा भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा पियाजेट का फैक्टर नहीं है। तो 3 दिए होंगे और 1 नहीं दिया होगा, तो आपने याद रखना है मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी एंड इक्विलिब्रियम। पियाजेट ने बोला कि ये 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। और ये 4 फैक्टर्स क्या हैं? और ये 4 फैक्टर्स हैं मैच्योरेशन, ये सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, इक्विलिब्रियम। द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज, तो लाइफ स्किल का मेन एम क्या होता है?
लाइफ स्किल क्या होते हैं? जो बेसिक स्किल्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसका मेन एम क्या होता है? टू डेवलप कैपेबिलिटीज़, टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस, टू रिसीव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, टू बिकम गुड टीचर। तो लाइफ स्किल का गुड टीचर बनने से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। टू रिसीव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर, ये भी कहीं रिलेट नहीं कर रहा लाइफ स्किल से। टू डेवलप कैपेबिलिटीज़ या टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस। तो लाइफ स्किल क्या होता है? बेसिक स्किल्स मैंने आपको बताया जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आदमी को भी कुकिंग करने आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही करें। वैसे बाकी भी जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है स्किल्स, उनको बोलते हैं लाइफ स्किल। सो ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस, कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको स्किल्स आने चाहिए। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये तो रिपीट हो गया, माइंड एंड बिहेवियर। द साइंटिफिक अप्रोच इज़ मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट डैश देन क्वेश्चंस अबाउट डैश। साइंटिफिक अप्रोच होती क्या है? हम किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या क्या इसके आउटकम आए एक्सपेरिमेंट के। तो उससे हमें क्या पता चलता है? किसी भी चीज़ के लिए जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके फैक्चुअल नॉलेज होता है, फैक्ट्स पता चलते हैं कि इससे ये होता है, ये होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक अप्रोच इज़ मोर यूजफुल इन आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में आंसर करता है वो क्वेश्चंस, देन क्वेश्चंस अबाउट वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ के बारे में कुछ खास हमें पता नहीं चल सकता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चलेगा आपको वैल्यूज़ का। सो ऑप्शन नंबर ए। डैश इज़ टू नेचर एज डैश इज़ टू नर्चर, इन्वायरमेंट, जीन्स, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी, बायोलॉजी, एक्सपीरियंस। सो ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजी, एक्सपीरियंस। बायोलॉजी इज़ टू नेचर एज एक्सपीरियंस इज़ टू नर्चर। नर्चर मतलब केयर करना, देखभाल करना। जैसे आपने कोई पौधा उगाया तो उसको पानी दे रहे हैं, उसको बोलेंगे नर्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इज इन विच स्टेज? स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन मैंने आपको पढ़ाया अभी, एरिक्सन थ्योरी। तो जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन क्या होता है? जनरेटिविटी मतलब मैं फ्यूचर जनरेशन बना पाया कि नहीं बना पाया, और स्टैग्नेशन मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो फीलिंग आती है आपकी स्टेज 7, 45 से 64 ईयर्स। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये बुक लिखी है अब्राहम मैस्लोव ने। डैश वॉज टू स्ट्रक्चरलिज्म एज डैश वॉज टू फंक्शनलिज्म। तो ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म से कौन रिलेटेड है और फंक्शनलिज्म से कौन रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चरलिज्म से कौन रिलेटेड थे इनमें से? वुंट, जेम्स या मिलर? तो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड थे वुंट, तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से होगा। फिर डैश वॉज टू फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म से कौन रिलेटेड है? जेम्स, विलियम जेम्स। टिचनर तो स्ट्रक्चरलिज्म में ही थे, वुंट के स्टूडेंट थे। सो ऑप्शन नंबर बी, वुंट वॉज टू स्ट्रक्चरलिज्म एज James was to functionalism. Which school of psychology believes that it is impossible to objectively study the mind? कि माइंड को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा साइकोलॉजी का स्कूल बिलीव करता था? फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, सोशलिज्म। सो वो है बिहेवियरिज्म। The behaviorist rejected introspection because it was too slow, it invaded people's privacy, it yielded too much data, it was too subjective. So option number D, it was too subjective. क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल को खुद ट्रेन करते हैं कि अपने थॉट्स और जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं अंदर दिमाग में वो खुद एनालाइज करो। तो ये टू सब्जेक्टिव होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग ओपिनियन देगा कि ऐसा और ऐसा और है। तो बिहेवियरिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं यूज़ करेंगे हम। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? तो वॉटसन और स्किनर थे बिहेवियरिस्ट।
A belief in the permanence of certain attributes of objects or situations in spite of superficial changes is called, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। जीन पियाजेट की थ्योरी में था कि बच्चे को कंजर्वेशन कब समझ में आती है, तो जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि वो अगर कोई चीज़ उसके सामने है उसको हाइड कर देंगे तो भी बच्चा पहचान लेगा कि यहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। मीन्स अगर सुपरफिशियल चेंजेस आप कर भी दोगे, उसको आगे पीछे छुपा देंगे, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ गायब होगी, बच्चे को पता है कि उसके पीछे है ये चीज़, तो उसको बोलेंगे कंजर्वेशन। According to Fitts, the phase of skill learning includes option number C, associative. Dash work with persons who suffer from motivational and emotional problems. Counseling psychologist, clinical psychologist, community psychologist, cognitive psychologist. तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जिनको इमोशनल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स होंगी उनकी काउंसलिंग करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। वो पहले क्या करेंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे उसके साथ, और फिर इतना फ्रेंडली हो जाते हैं, उसको कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें बताना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे वो उसकी काउंसलिंग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, इन मैस्लोस मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज़ फर्स्ट। सो पहले पढ़ लेते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोव ने बोला कि इंसान जो है वो अपनी पहले बेसिक नीड फुलफ़िल करेगा, फिर दूसरी नीड पे मूव करेगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। फर्स्ट नीड मैस्लोव ने बताई फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, जो बेसिक नीड्स हैं, पहले तो इंसान वो पूरी करने के लिए मोटिवेट होगा। जब वो सब पूरी हो जाएंगी फिर उसकी सेकंड नीड आएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मींस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स वगैरह, और जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट होगी तभी पैसा आएगा, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो वहीं से होगी। वैसे प्रॉपर्टी, फैमिली वगैरह, ये सब सेकंड नीड्स होती हैं उसकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो ये थर्ड साइड चलेगा। थर्ड साइड की नीड्स पूरी करने के लिए मोटिवेट होगा लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस में आता है एक्सेप्टेंस, सोसाइटी, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, ये सब आएंगी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड में। उसके बाद जब ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो इंसान अपनी नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ेगा, वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम नीड्स मतलब एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट मिले बाकियों से उसको, ऐसा वो चाहेगा ये सब नीड्स पूरी होने के बाद। जैसे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट अदर्स, द नीड टू बी अ यूनिक इंडिविजुअल। और लास्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें इंसान सेल्फ अवेयर होने की कोशिश करेगा, पर्सनल ग्रोथ मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, बाकियों के ओपिनियन से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल, मतलब टोटल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की तरफ इंसान जाएगा। तो ये है मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें सबसे बेसिक नीड और सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और जो सबसे लास्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि इन मैस्लोव्स मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज़ फर्स्ट। तो फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग प्रोसेस है मेमोरी का। वाइल रनिंग, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस बनाने के लिए कौन सा पार्ट वर्क करता है, वो है सेरिबेलम। आरबी कैटल made a personality test which is known as TAT-VAT 16PF MPI। तो ऑप्शन नंबर सी 16PF। 16PF क्या था? PF से मतलब है पर्सनैलिटी फैक्टर्स।
इन्होंने ये टेस्ट बनाया था 16 ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी करने के लिए। 16 ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी इसलिए बोलते हैं 16 PF, मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय, ट्रेड थ्योरी दी थी गॉर्डन एलपॉर्ट ने, ऑप्शन नंबर A। 100th क्वेश्चन है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश मैनर। तो क्रिएटिव पीपल क्या है, अलग अलग वे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो वो है डाइवर्जेंट मैनर, ऑप्शन नंबर